बंगलौर में ही निवास करती हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं अपर्णा श्रीवास्तव जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार। हमारे पेज पर। बहुत और बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जी, और हम चर्चा करने वाले हैं आज उनकी रिसेंटली जो प्रकाशित हुई है पुस्तक बिटवीन ब्रेथ्स एंड हार्ट बीट्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की चर्चा। तो अपर्णा जी, आप सबसे पहले बताइएगा अपने बारे में, थोड़ा अपने बचपन के बारे में, शिक्षा के बारे में कुछ जानकारी हमारे दर्शकों के लिए दीजिए। बचपन तो सभी का बहुत प्रिय समय होता है, मेरा भी था। अ, शिक्षा ज़्यादातर मेरी उत्तर प्रदेश में हुई है। मेरे माता-पिता वहीं से हैं और जॉब मैं करती हूँ बैंगलोर में। तो पिछले कुछ 22 साल से बैंगलोर में हूँ और 22 साल हो गए वित्त विभाग संभालते हुए बहुत सारी कंपनीज़ का। और शिक्षा मैंने ली है आईएमटी गाज़ियाबाद से, आईएम अहमदाबाद से और बहुत सारे और कोर्सेज़ बहुत-बहुत जगहों से करे हुए हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी पढ़ा है, वो अपने काम में पूर्णतया प्रयोग किया है। तो शिक्षा के बारे में तो उषा जी, बहुत लोग बहुत बार मुझसे ये पूछते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जो हम पढ़ते हैं उसका कुछ उपयोग नहीं हो पाता है आगे। ये बहुत गलत धारणा है, उसका उपयोग हो पाता है। और यूँ भी क्योंकि मैंने एमबीए किया हुआ है और मैं पुस्तक लिख रही हूँ, उसमें भी कहीं न कहीं जुड़ाव है। क्योंकि पुस्तक लिखने में जो एक फ़ोकस की ज़रूरत होती है, कमिटमेंट की ज़रूरत होती है, कभी-कभी वो सहज रूप से नहीं आता, वो सीखना पड़ता है और शिक्षा सिखा देती है। तो ये मेरा बचपन, मेरी शिक्षा और पिछले कई सालों से जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बिज़ी हूँ, उसका सार है। ठीक है, ठीक। पर्सनल पर्सनल साइड में उषा जी, इससे पहले कि आप पूछे पहले ही बता देती हूँ। बिल्कुल। मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और हम सब यहीं पर हैं बैंगलोर में। जी, जी। चलिए, आपने काफ़ी कुछ अपने बारे में बताया। तो अब हम सीधे आते हैं आपके लेखन पर। बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि आपने ये जो पुस्तक लिखी है, तो अवश्य आपने पहले भी कुछ कविताएँ, लेख, कहानी कुछ भी लिखे होंगे। तो क्या आपकी ये लेखन के पीछे किसी की प्रेरणा है? उषा जी, मुझे लिखने का शौक है। मैं अनुभूतियों को या तो लिख के बताती हूँ या बोल के बताती हूँ। किसी न किसी प्रकार से सामने वाले को अपनी बात कहने की पूरी कोशिश करती हूँ और ये बचपन से रहा है। तो लिखने की आदत तो बचपन से ही है उषा जी। इनफैक्ट मेरी इस पुस्तक में एक कविता इस पर भी है कि ये पुस्तक छपी कैसे? क्योंकि माँ के घर पे थी और अपना पुराना सामान देख रही थी, तो एक डायरी हाथ लगी और उसमें कुछ कविताएँ थीं, कुछ कहानियाँ थीं, कुछ ऐसे ही लूज़ पेपर्स थे, कुछ आधे-अधूरे शब्द थे जो कभी शुरू किया होगा लेकिन ख़त्म ही नहीं कर पाए। ये प्रेरणा मैं कहूँगी एक क्षण में नहीं मिली, ये पूरे जीवन से मिलती रही है। हाँ, इसको पब्लिश अभी किया है और ये भी बहुत कुछ चुनिंदा कविताएँ ही पब्लिश करी हैं। बहुत कुछ लिखा है। कविताओं के साथ-साथ कहानियाँ भी लिखी हैं, लेकिन शुरुआत सिर्फ़ 50 कविताओं से करी है और मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ
अपने पाठकों की, अपने क्रिटिक्स की, जिन्होंने बहुत सराहना करी। मेरा डेब्यूट अटेम्प्ट है एटलीस्ट पब्लिशिंग में, और मेरी कविताएं लोगों को पसंद आई। कुछ क्रिटिक्स ने मुझे ये कहा कि जब वो मेरी कविता पढ़ रहे थे, उनको पसंद इसलिए आ रही थी क्योंकि ऐसा उनके साथ हुआ है। तो ये जो मैं लिखती हूँ वो आसपास जो हो रहा है, अपने जो मैं अनुभव कर रही हूँ, जो मेरे साथ बैठे कुछ लोग अनुभव शायद कर रहे हों उस समय, या एक कलेक्टिव एटमॉस्फेयर जो हो, शायद उससे थोड़ी रिलेटेबल ज्यादा हो गई हैं कविताएं, और शायद इसलिए क्रिटिक्स को और पाठकों को पसंद आई। और फिर भी कहती हूँ बहुत बहुत आभारी हूँ क्योंकि लोगों ने पसंद किया है इसको। वो बहुत अच्छी बात है कि आपने जो लिखा उससे पाठक रिलेट कर रहे हैं और उनको अच्छी लग रही है। तो क्या है कि दिल से निकली हुई जो चीज होती है ना, अच्छी लगती है, और वो कहीं ना कहीं पाठकों को भी छूती है। जी जी बिल्कुल जी। सच कहा। तो और प्रेरणा पे एक और बात कहूंगी उषा जी, एक आखिरी सेंटेंस इसका, कि प्रेरणा के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती। अगर कोई चीज ऐसी लगे जिसके बारे में आप थोड़े से भी ज्यादा समय तक सोच भी लें तो वो प्रेरणा होती है। अगर उसको थोड़ा कल्टीवेट कर लें तो कुछ साहित्य बन सकता है। नहीं, कई बार होता है ना, स्कूल में एनकरेजमेंट मिलता है, आप कुछ लिखते हैं, आपके टीचर कहते हैं नहीं आप और लिखो, अच्छा लिख रहे हैं, या कभी आपको मौके मिलते हैं इस कारण से कि आपका लेखन अच्छा है, या डांस अच्छा है, गीत अच्छा है, या कभी माता पिता भी करते हैं, माता पिता भी कहते हैं नहीं नहीं बेटा लिखो, अच्छा कर रहे हो। तो वो भी एक प्रेरणा स्रोत होता है कि आपको और लिखने के लिए, अच्छा लिखने के लिए प्रेरित करता है। हाँ, वो तो है। मेरे जो मैं फिर वही वापस आ रही हूँ उसी पे कि जो आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, पाठन कभी वेस्ट नहीं जाता, कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और मेरी स्कूल में मेरी जो भाषा की शिक्षिकाएं थी, इंग्लिश और हिंदी दोनों, वो हमें लिखवाती थी। मेरे साथ साथ और भी मेरी क्लासमेट्स को लिखवाती थी, हम सबको लिखवाती थी। हमें बहुत निबंध और एसेज और पता नहीं क्या क्या लिखना पड़ता था। तब बहुत अजीब लगता था कि हम क्यों लिख रहे हैं, हमको साहित्यकार तो नहीं बनना है। जब आप छोटे होते हैं आपको पता नहीं होता आप आगे क्या करने वाले हैं। सही है। तो मुझे नहीं मालूम था कि मुझे आगे क्या करना है। 10-11 साल के बच्चे को तो पूरी दुनिया उसके लिए एक ओपन कैनवस है। तो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन उस समय से ही लिखने की आदत डाली गई। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी स्किल है जो कि सबको थोड़ा बहुत उस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब मतलब तकनीकी के साथ हम टाइप ज्यादा करते हैं, लिखते कम है। लेकिन अगर हम लिखें तो हम शायद अच्छा लिख सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसका श्रेय हमारी, एटलीस्ट मेरी शिक्षिकाओं को जाता है, जिन्होंने मुझे दोनों भाषाएं बहुत अच्छे से पढ़ाई। एक्चुअली मैंने 3 भाषाएं पढ़ी हैं, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। और तीनों ही में बहुत मेहनत कराई है मेरी शिक्षिकाओं ने। ये बात तो है कि जो भाषा स्पेशली, दूसरे विषय का भी उतना ही शिक्षकों का योगदान रहता है, पर भाषा जो होती है जिसके माध्यम से हम किसी विषय को पढ़ते हैं, समझते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, तो वो भाषा शिक्षकों का विशेष योगदान रहता है, क्योंकि बिल्कुल हर बिल्कुल, विषय भाषा के माध्यम से पढ़े जाते हैं। एग्जैक्टली बिना भाषा के कोई विषय आप पढ़ नहीं सकते। जी, वही वही। तो जरूर इसी बहाने आपके शिक्षकों भी कोई सुनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि हमारी स्टूडेंट आज हमें भी याद कर रही है और अच्छा लिख रही है। अरे मैं तो हमेशा ही, अगर जीवन में कभी उनसे दोबारा मिल पाई तो सामने रह के भी उनसे यही कहूंगी कि ये आपने जो आदत डाली थी वही है।
कहीं भी बैठी होंगी मैं नैपकिन्स पे लिख देती हूँ उषा जी। अच्छा। तो मतलब ऐसा नहीं कि कोई प्रॉपर डायरी और कुछ मतलब फाउंटेन पेन चाहिए लिखने के लिए, मैं तो एक पेंसिल और एक नैपकिन भी बहुत हो जाता है कभी-कभी तो। हाँ, नहीं वो तो जब आपके मन में विचार उमड़ते हैं तो आप उसको कहीं भी उतारने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो वो एग्ज़ैक्टली। नेपकिन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कहीं भी आपको मन करता है बस उड़े मन के भावों को, ये फिर चले जाएँगे। और उस समय यदि हम नहीं लिखते हैं तो फिर वो भाव उतने मतलब अच्छी तरीके से या उस रूप में नहीं आते। तो मेरे साथ भी होता है, हर लेखक के साथ होता बिल्कुल, है। क्योंकि उस बिल्कुल समय जो उषा जी। भाव रूप में आते हैं, उसमें डालते हैं तो उसकी अलग ही विशेषता होती है। और कभी बाद में अगर कुछ अधूरी कविता या कुछ एक आध सेंटेंस भी अगर आप पढ़ें तो वो चित्र दिमाग में बन जाता है। वो एक जो उस समय जो फीलिंग होती है वो दोबारा से आ जाती है, तो आप वो एक मोमेंट दोबारा जी लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस मतलब सिर्फ उसका सिर्फ लिखने का ही भाव नहीं है, उसका एक रिपीटेड एक्सपीरियंस करने का भी जो एक मजा है वो भी अलग ही है। कहा। तो यदि आपको याद हो तो बताएं कि पहली रचना कब लिखी थी और किस विधा पर लिखी थी? यदि याद हो। बिल्कुल याद है उषा जी, ये मैंने लिखी थी जब मैं कक्षा 4 में थी। ओके। तो मेरी जो इंग्लिश की टीचर थी, उन्होंने हमें एक ऐसे लिखने को बोला था और उस ऐसे ऐसे का टॉपिक था उषा जी, थोड़ा कंट्रोवर्शियल टाइप था कि कोई ऐसी घटना जो आपके लिए कठिन हो, मतलब एक कक्षा 4 के बच्चे के लिए थोड़ा भारी ऐसे का टॉपिक था। और मैंने बहुत सोचा क्योंकि मुझे अभी भी याद है, वही होता है ना कि कभी-कभी आप आधी अधूरी सेंटेंस पढ़ते हैं तो भी आपको आप उस पल में चले जाते हैं वापस। तो मैंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी उषा जी, एक एक लड़की के ऊपर जो कि अपने आसपास कैंसर से पीड़ित लोगों को देख रही है और वो क्या फील कर रही है, क्या उसके मन में भाव आ रहे हैं और उनका दुःख, उनका दर्द देखकर उसने ये तय किया कि वो डॉक्टर बनेगी। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी थी और वो मेरी टीचर को बहुत पसंद आई थी और मेरी माँ को बहुत पसंद आई थी और हमने उसको वुमेन्स एरा में भेजा था प्रकाशित होने के लिए। मुझे ये बिल्कुल याद नहीं है कि वो प्रकाशित हुई थी कि नहीं क्योंकि उस चले वहाँ तक क्योंकि पहुँच मैं गए बहुत तो वो छोटी क्या थी। हुआ, किस हाँ। अंक में छपी, वो आपको पता नहीं वो है या पता नहीं? नहीं लेकिन हाँ, लेकिन वो मेरी स्कूल की ईयरबुक में छपी थी, ये मुझे याद है। उस समय के लिए और एक बच्चे के लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुत जी, बड़ा प्राउड फील करते हैं पेरेंट्स भी और हम भी कि हमने कुछ जी, किया है। जी। होता है ना, आज भी आप बाबा के रूप में भूमिका निभा रही हैं, तो आप देखिए किस तरह की छोटी-छोटी उपलब्धियाँ जो आपके बच्चों को मिलती है, आपको कितनी खुशी देते हैं वो सब। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। हुँ, और अब हम देखते हैं हमारे बच्चों के लिए अब हम टेबल के दूसरी तरफ हैं। तो बिल्कुल, अब हमें वही खुशी अपने बच्चों के लिए महसूस होती है। बिल्कुल सही कहा। तो स्कूल में आपको ये लेखन तो आपने एक आपने कहा कहानी लिखी, विषय दिया गया था। इसके अलावा किन विषयों में या किन में आपकी खास रुचि रही है? मुझे आप लिखने की बात कर रही हैं कि जनरली बात कर रही हैं? जनरल। मुझे जीवन में रुचि है उषा जी। मुझे हर वो चीज़ जो कि इंटरेस्टिंग होती है, मुझे अच्छी लगती है। मुझे फिज़िक्स के एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत अच्छा लगता था। मैंने अपने स्कूल में लैब में एक बार शॉर्ट सर्किट भी कर दिया था। उसमें भी मैंने अपनी केमिस्ट्री लैब में बहुत टेस्ट ट्यूब्स तोड़े हैं। मुझे प्रयोग करना बहुत अच्छा लगता था।
मुझे नंबर्स बहुत पसंद हैं, इसीलिए मैंने अपनी आगे की पढ़ाई वित्त में करी है, फाइनेंस में। नंबरों से मुझे बहुत प्यार है। क्या, कैसे, क्यों, सब जितना भी क्वांटिफाई कर सकूं मैं करने की कोशिश करती हूँ। मुझे आर्ट में बहुत रुचि है। मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ, मैं क्रोशे के सामान बनाती हूँ, मैं मैक्रामे के हैंगिंग्स बनाती हूँ। मैंने अपनी माँ के लिए कढ़ाई करके साड़ी बनाई थी जब मैं स्कूल में थी। मुझे हर वो चीज जिसमें स्किल लगे, जिसमें सोचना पड़े, जिसमें नेक्स्ट स्टेप के लिए थोड़ी क्रिएटिविटी लगे, वो हर चीज अच्छी लगती है। तो मैं आपसे क्या कहूँ, मतलब साइंस, कॉमर्स, आर्ट सारा ही कुछ हो गया। लेकिन मुझे, इसीलिए मैंने कहा मुझे जीवन में रुचि है। मुझे हर वो चीज जो कि एक्साइटिंग लगती है, मुझे उसमें मजा आता है। नहीं, ये तो अच्छी बात है। आपका इंटरेस्ट भी डिफरेंट फील्ड्स में है और आप इसमें काम भी करती हैं। ये नहीं खाली इंटरेस्ट जी, है, कुछ ना कुछ करती रहती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी। आप मल्टीटास्किंग अच्छे कर लेती होंगी। कोशिश करती हूँ। यार हर मदर मल्टीटास्किंग करने लगती है। जब माँ बन जाती है तो करती है। बच्चे के कोशिश लिए, करती हूँ। पति के लिए, परिवार के लिए। जी, तो हम आते हैं अब आपकी पुस्तक पर, जी। बिटवीन ब्रेस्ट एंड हार्ट। तो ये टॉपिक आपने क्यों चूज किया? ये आपको कैसे प्रेरणा मिली या कैसे सोच में आया कि मैं अपनी पोएट्री बुक का टॉपिक ये रखूं? जैसे मैंने कहा उषा जी, मतलब इस सोचना ही नहीं पड़ा, क्योंकि जीवन में रुचि है। ब्रेथ्स और हार्ट बीट्स जीवन है, उनके बिना जीवन पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। और जो भी इसमें रचनाएं हैं, मेरी जितनी भी कविताएं हैं, वो हम्म, सारी मोमेंट्स पर हैं, हम्म, जो कि बिना हार्ट बीट्स और ब्रेथ के पॉसिबल ही नहीं है। तो हम्म, वो कुछ पल जो, जब आप दो सांसें लेते हैं, उसके बीच में अगर आपने कुछ महसूस किया, दो धड़कनों के बीच में आपने कुछ हम्म। महसूस किया, वो मोमेंट्स हैं ये। अच्छा, नहीं, क्योंकि मुझे भी बहुत अट्रैक्ट किया है आपका ये टॉपिक। जब आपने मुझे इस पुस्तक के बारे में बताया, मुझे भेजा, तो मैंने जो इसको समझा या जो इमीडिएट मेरे दिमाग में जो विचार आए, वही है कि हम जिंदगी में भागते रहते हैं, सांस लेते हैं, काम करते हैं, बोलते हैं, कई कुछ काम करते हैं, परंतु दो सांसों के बीच और दो धड़कनों के बीच जो एक सेकंड का ठहराव है, वही असली जिंदगी। ये मैंने समझा, बिल्कुल उषा जी, समझा आपकी बिल्कुल कविता उषा से। जी। और भले ही आप पॉज ना लें, लोग कहते हाँ, हैं ना, टेक अ पॉज, भले ही आप पॉज ना लें, लेकिन वो जो एक मोमेंट होता है ना, वो दो सांसों, दो धड़कनों के बीच में आपको जीवन देता ही रहता है। आपको कॉन्शियसली पॉज करने की जरूरत ही नहीं होती, बस ध्यान देने की जरूरत है। और वो बीच का जीवन ही है। हम डरते हैं, और प्यार करते हैं, मतलब बहुत कुछ हो जाता है बीच के टाइम में। बहुत कुछ हो जाती है। क्योंकि बिल्कुल, जिंदगी वही है, जिंदगी जिंदगी वही वही है। है। और उसी मिस होते हुए सेकंड को पकड़ने की कोशिश आपने कहीं कहीं की अपनी कविताओं के माध्यम से। बिल्कुल उषा जी, हर वो चीज जो कि, जैसे मैंने कहा, मैं लिखती बहुत हूँ, सिर्फ 50 ही हो पाई है इसमें। देखिए, लेकिन नंबर बहुत डजंट कुछ ऐसा, मैटर, नंबर डजंट मैटर, नंबर डजंट क्वालिटी मैटर। मैटर। बिल्कुल, बिल्कुल। ये भी एक कोशिश है। ये कभी कभी ऐसा होता है ना उषा जी, आप, जैसे मैं लिखती हूँ किसी और को सुनाने के लिए, मैंने कभी नहीं लिखा। तो जब वो ये हुआ कि नहीं, आप इसको पब्लिश करें, तो ये हुआ कि कोई इसको पढ़ेगा। तो वो एक जो फीलिंग होती है ना कि अरे, अब इसको कोई पढ़ेगा। तो इसलिए 50 है बस, बाकी तो 500 और है। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड अवश्य समय आने पर वो भी पाठकों के सामने पहुंचेंगी, अवश्य पहुंचेंगे, है ना? हाँ, अब प्रोत्साहन मिला है तो जरूर पहुंचेंगी। नहीं, बिल्कुल पहुंचेंगी। तो क्यों ना आप एक अपनी रचना, अपनी
पुस्तक से रिसाइट करिए, तो हमारे पाठक बिल्कुल, सुनकर जरूर उनको मजा आएगा। और साथ ही में ज़रूर। उन दर्शकों का धन्यवाद भी करना चाहिए जो अभी जुड़े हैं, उसमें सुकेश बरतरिया और सुरभि बरतरिया, हेमा सक्सेना, ये तीनों जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जुड़े रहिए, उत्साहवर्धन करिए अपर्णा जी को, अच्छा लगेगा हमको। जी। ये कविता इनफैक्ट उषा जी, जब आप और मैं अभी बात कर रहे थे तो मैंने सोचा अगर आप मुझसे पूछेंगी कि ये कुछ एक कविता पढ़िए तो मैं ये पढ़ूंगी, क्योंकि ये हमारी बातचीत की बहुत ही अनुकूल है। और एक सेकंड का आपको इसके पीछे का रीजन भी बता देती हूँ, क्योंकि अवश्य। मेरी सारी कविताएं मोमेंट्स पे हैं। तो ये किस मोमेंट में लिखी मैंने, मैं ऑफिस में थी उषा जी, और ऑफिस एनवायरनमेंट में मैं बहुत बड़ी टीम मैनेज करती रही हूँ, और बहुत सी ऐसी महिलाएं मेरे साथ काम करती थी जो मतलब सुपर वुमेन हैं, सब कुछ करती हैं, घर में, बाहर, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, हर तरफ से बिजी रहती हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रही, और कहीं ना कहीं सब कुछ छूटता जा रहा है। तो मेरी एक कलीग ने मुझसे, हम ऐसे ही बात कर रहे थे, और उन्होंने मुझसे कहा कि अपर्णा, मुझे लगता है मैं अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं हूँ। अच्छा। और अच्छी पोस्ट पर हैं वो, उनके परिवार में सब अच्छा है, पर उसके बाद भी ऐसी फीलिंग क्यों होती है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। तो ये वो मोमेंट था। और फिर जब मैं घर आई वापस, तो ये थॉट दिमाग में चल ही रहा था, और मैंने इस पे कुछ पंक्तियां लिखी जी, स्वागत। कि सक्सेस क्या है। तो वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ये कविता का शीर्षक है दैट्स सक्सेस आई से। द ब्रेक ऑफ dawn, that gentle light outside, I draw the curtains back and let it pour inside. I open my eyes and welcome a brand new day. That's success, I say. Training for a marathon for over a year, through every injury, every doubt, every tear, I rise after falling and still find my way. That's success, I say. Choosing to eat right and learning to cook with care, tempted by cravings that linger everywhere, yet I hold my ground and keep them at bay. That's success, I say. Keeping my focus when others drift and play, working in silence while distractions pull me away, and when effort bears fruit in its own quiet way, that's success, I say. Flying high on a fast and endless race, then slowing down to choose a gentler pace, to give up ambition for a child's embrace, that's success, I say. All my scars, both hidden and shown, all my battles I have fought alone, to find a hand that chose to stay, that's success, I say. And in these moments, quiet and true, not in applause, not in what others view, but in rising each time life leads me astray, that's success, I say. हाँ, तो ये तो आपने कोशिश की है कि वास्तव में ये जो भी हम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल 90% महिलाएं वर्किंग है ना? करेक्ट। तो उनको कहीं न कहीं लगता है अपराध बोध कि हम परिवार को समय नहीं दे रहे हैं, या हम बच्चों को ठीक से नहीं बड़ा कर पा रहे हैं। So there are so many such things which like troubles their mind. At the same time, they don't want to leave the job, and jobs are in present very demanding also. So
they are in between and they are very much, what to say, confused, and very much they feel whether they are doing the right thing or whether they should give up the job and look after the children. But then they think that otherwise, no, no, we can't leave because there are many commitments we have to meet by working. Because with job, our expectation, yeah, our dreams becomes big, that we can afford this, we can do that. So that is happening in present to many of the women who are working. And you have very well described in your poem that they don't have to worry about all that, because see, they are still doing their job, and you just relax, think, and do what you can. That's what I understood. You understood absolutely correctly, Usha ji. Yeah. क्योंकि सक्सेस को आप चेज नहीं कर सकते. बिल्कुल. Like I said in my poem, every new day, if you can get up and open that curtain, that's success. आप जिंदा हैं उस दिन. That's right? That's true. That's success. हर एक छोटी छोटी चीज. बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें लगता है कि जब बच्चे हो गए तो उनका करियर पीछे हो गया. जो कि हो जाता है और उन्हें लगता है अब मैं सक्सेसफुल कैसे हूं. जब आपका बच्चा आपको पकड़ता है, आपका हाथ पकड़ता है, आपके गले लग जाता है, दैट्स सक्सेस. बहुत लोगों को वो नहीं मिलता है. मुझे ऐसा लगता है उषा जी, हमें अपने लिए सक्सेस डिफाइन कर लेनी चाहिए. करेक्ट. और जब जो उसमें से मिल रहा है उसे सेलिब्रेट करना चाहिए. सक्सेस इज नॉट दैट what to say, that you get the awards or some certificate, but what you are doing, are managing so well office, children and family, that itself is a success. It is. One of my friends told me that when he read one of my poems, it took him back on his terrace. One of my poems I wrote on my terrace, lying on my cot. That's success. हम रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. बिल्कुल करेक्ट. नहीं, ये अच्छी बात है. आपने उसको पॉजिटिव वे प्रेजेंट करने की मैंने उसको अपने लिए अपने ऊपर लिखा है. मैंने अपनी सारी पोएम्स उषा जी, मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं किसी और के ऊपर लिखूं. आई हैव ट्राइड नॉट टू बी ऑफेंसिव, क्योंकि हर इंसान कभी ना कभी, because what you write is what you are. Yeah, that's correct. You are not writing for somebody else questions answer. Exactly. For somebody's problem solution. Yeah, it's not a problem solving book. It is a poetry on my moments. That's true. Very true. Very nice. Very nice. I was going through your poetry book, in which the very first poem that you were very happy about, that you grown up with your grandma. Can you just tell me few things why you wrote that and how was your experience? Of course, every child loves their grandma. Especially you mentioned her. So we have a special bond, Usha ji. I have literally grown up with my grandma. My mother has been very busy. She was principal in Kendriya Vidyalaya, and she was gone from 6 a.m. in the morning to 4 p.m. in the afternoon. My grandma, my nani, was with me. Because my mom had 2,000 other children to take care of. So my nani filled that gap in those many hours. She's been my first teacher. She has been my spiritual coach. भगवान के बारे में जितना मैं जानती हूँ, मुझे लगता है 80% मुझे मेरी नानी ने बताया है. She has been my friend, my first friend. मैं घर आके सब कुछ उनको बताती थी, and she would tell me what I did right and what I did not. उनके साथ जो रिश्ता है वो मैं कभी लिख ही नहीं पाऊंगी. I have tried my best, but I don't think I'll ever be able to succeed there.
और जब आप छोटे होते हैं, जब मैं छोटी थी, मुझे लगता था कि ये रिश्ता ऐसे ही रहेगा हमेशा, बट दैट्स नॉट ट्रू. ट्रू। We age, we grow old, and we pass on. And she did pass on. और मुझे अभी भी ये बिलीव नहीं होता है कि वो नहीं है. Because sometimes there are times when I'm like, she's just a phone call away. तो वो जो एक छोटे बच्चे की जो जिद है कि I want to grow old with my grandma, वो जाती नहीं है. I still would probably grow old with my grandma. और वो कहीं ना कहीं जहां भी हैं, वो अभी भी जो है उनका हाथ सर पे रहता है. मुझे ये ऐसा फील होता रहता है, वो रास्ता दिखाती रहती हैं, क्योंकि वो जो एक स्पेशल रिलेशनशिप है, उसकी जगह कोई ले ही नहीं सकता. तो क्यों ना उसकी कुछ पंक्तियां आप पढ़ के सुनाए हम. जरूर, बिल्कुल. बहुत दिल से लिखी है ये. और उषा जी, ये एक कविता है जो मैंने बहुत सालों में थोड़ी थोड़ी लिखी है. ये एक बार नहीं लिखी. तो हम इसका सबको आखिरी, याद आ जाएंगी हमारी नानी हाँ, की. हमारा भी बचपन बहुत समय तक उनके साथ बीता है. जी जी जी. इसकी आखिरी पंक्ति इनफैक्ट मैंने तब लिखी थी जिस दिन वो नहीं रही थी. अच्छा. तो बहुत सालों में लिखी है ये, पर ये दिल के बहुत बहुत करीब है. और इसका शीर्षक है आई वॉज ब्लेस्ड टू ग्रो अप विद ग्रैंडमा. Once upon a time when life was simple, I was blessed to grow up with grandma. Her lullabies, her smile, her warm embrace, her laughter lighting every corner of space. Everything she did was gentle and rare. There was no sadness she could not repair. She was my keeper of dreams and wonder, my quiet strength, my fairy godmother. It was a time I believed would last forever. I was blessed to grow up with grandma. She taught me to sing, to learn, to play. She taught me faith and showed me the way. She stayed beside me through every tear, holding me close, dissolving my fear. When I felt lost, she helped me see the strength she carried lived in me. When I needed her most, she gave her strength. She gave me her strength. I was blessed to grow up with grandma. Wow, बहुत As days went by, she watched me grow. In my voice and ways, she saw herself glow. She told me softly she would live on in me, a truth my heart refused to see. I held her tighter with each passing day, not ready to let her slip away. I'm forever grateful for every moment with her. How deeply I hope to grow old beside my grandma. यस यस. और वो बचपन में जिनके साथ हम रहते हैं, उनका प्रभाव विशिष्ट होता है. और हम चाहते हैं कि हमेशा साथ रहें. बहुत ही ज्यादा. जो बहुत ही खास मोमेंट होते हैं लाइफ के. बिल्कुल. और जो गाइडेंस ग्रैंड पेरेंट्स देते हैं उषा जी, वो पेरेंट्स नहीं देते. और ये मैं अब अपने साथ भी देखती हूँ. मैं भी बिजी रहती हूँ, जैसे मेरी माँ बिजी रहती थी, मैं बिजी रहती हूँ. जो मेरी नानी ने मेरे लिए किया, वो मेरी माँ मेरे बच्चों के लिए करती हैं. तो इट पासेस ऑन. एंड आई होप कि हाँ, एंड आई होप कि आगे चल के मैं भी करूंगी. आई विल पास इट ऑन. श्योर यू विल डू इट. अच्छा अच्छा. तो अब आप ऐसी रचना सुनाओ जो आपकी पाठकों ने, जिनको देखिए हर रचना आपकी बेस्ट होगी और आपकी ये तो है, लेकिन किस रचना पर आपको ज्यादा प्रतिक्रियाएं मिली हैं, जिसको ज्यादा पाठकों ने अपने से रिलेट किया? अब तक जो मिली हैं तो मिलती रहेंगी, आगे भी कभी नई प्रकाशित पुस्तकें तो मिलती रहेंगी.
ये तो मतलब थोड़ा ऑफ द ट्रैक हो गया उषा जी। रिलेट मेरी कविताओं के साथ बहुत पाठकों ने किया, क्रिटिक्स ने भी किया, लेकिन जो रचना लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आई है वो एस्पिरेशनल है बहुत लोगों के लिए, ओके। क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर है जो बहुत ही सुंदर है। मतलब उसको शब्द नहीं है मेरे पास उसकी सुंदरता के बारे में बताने का। और बहुत सारे लोग वहां पे जाना थोड़ा मुश्किल है, तो बहुत लोगों के ट्रैवल बकेट लिस्ट में वो होता नहीं है। मुझे घूमने का बहुत शौक है, मैं एविड ट्रैवलर हूँ, मैं करीब 50 देश जा चुकी हूँ अभी तक। ये एक जगह है उषा जी, स्वीडन में, इसका नाम है युकसजार्वी। ओके। यहाँ पर एक नदी से इतना ठंडा होता है कि नदी जम जाती है, इतनी जम जाती है कि उसमें बर्फ की ईंटें निकलती हैं। मतलब आप जब उसको एक्सकवेट करेंगे तो पानी नहीं, बर्फ की ईंटें निकलेंगी। उन ईंटों से ये होटल बनाया जाता है हर साल। ओके। इसको इसका नाम है आइस होटल, युकसजार्वी में है ये। हर साल बनता है, सिर्फ 4 महीने तक ही रहता है। वहीं नदी के किनारे बनाया जाता है, उन्हीं आइस की ईंटों से। और जब सूरज तेज हो जाता है, करीब फरवरी एंड मार्च फर्स्ट वीक में ये पिघलना शुरू हो जाता है, तब इसको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि तब इसके अंदर रहना सेफ नहीं है। और दुनिया भर से आइस स्कल्पचर्स आते हैं। इसके अंदर जो कृतियां बनी हुई हैं वो बना के हर साल नई बना के लगाते हैं। और इतना सुंदर है ये कि इसको बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ। और जब मैं वहां पे गई तो ये कविता मैंने वहीं लिखी थी, ये कविता युकसजार्वी में लिखी थी। मैं और मेरे हस्बैंड गए थे। हम दोनों जब वहां पहुंचे हैं तो हम बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि हम क्या देख रहे हैं। मतलब एक ऐसी कलाकृति जिसमें आप रह सकते हैं, जो पूरी तरह से नेचुरल है। उसके बेड भी आइस के होते हैं, उसके आप अच्छा। बैठते भी आइस के ऊपर। जी जी, उसके ऊपर पर लगा देते हैं ताकि आप सो सके, और आप स्लीपिंग बैग में सोते हैं जो कि वाटर प्रूफ होता है, लेकिन नींद बड़ी मुश्किल से आती है। तो ये उसके ऊपर है। और सरप्राइजिंगली ये लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई है, क्योंकि शायद इसको पढ़ के कुछ और लोग वहां जाना चाहें, उसको अपनी बकेट लिस्ट में डालें। मैं तो ऑलरेडी दिमाग में आ गया है कि क्या। जी बिल्कुल। और मैं हेल्प भी कर सकती हूँ लॉजिस्टिक्स में, बिल्कुल। क्योंकि वहां पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। तो इसका शीर्षक है दैट आईसी केव। ओके। इट वॉज ऑन अ बकेट लिस्ट फॉर लॉन्ग, something that kept getting pushed out. We finally made a plunge that day and turned our plans from wish to route. And lo and behold, we arrived at the icy gate of the abode that was meant to soon melt away. Carved from silence, fragile yet great, a frozen dream we entered that day. Beds of ice beneath firs laid, a strange comfort in winter's hold. Yet in that chill, no fear was made, only stories waiting to be told. Hand in hand, beneath frozen art, we laughed at the cold, sharp and true, for warmth was never just in part. It lived in me, it lived in you. A fleeting palace, bound to thaw, gone with spring's returning sun. Yet what remained, what was quite awe, a moment lived, a dream begun.
तो ये उषा जी मैं बता रही हूँ, एक ऐसा मोमेंट था जो जीवन भर रहेगा साथ। इस जगह पे डेफिनेटली आप एक समथिंग वेरी डिफरेंट, डिफरेंट experience and फॉरएवर, you could make it फॉरएवर। and really like be there and feel it. जी, और इससे 2 चीज़ पहली बात तो यहाँ पे आप 1 दिन से ज़्यादा रुक नहीं सकते, मतलब आपकी बॉडी उस तरह से बनी नहीं है। वहाँ पे वार्म रूम्स भी होते हैं जिनमें आप जाके रह सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा देर तक इसके अंदर रहना सेफ नहीं है। एडवाइजेबल नहीं है, सेफ नहीं है। लेकिन क्या होता है ना उषा जी, यहाँ पे जाके 2 चीज़ों का अनुभव हुआ। पहला तो ये कि हम अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें लगता है हम नहीं कर पाएँगे। वो एक जो फीलिंग होती है कि हम नहीं कर पाएँगे, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आप बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे ही छोड़ देते हैं। जब हम उसके अंदर गए, बहुत ज़्यादा ठंडा था और डर भी लग रहा था, लेकिन जब हम अंदर गए, सब कुछ गायब हो गया। वो इतना सुंदर था, उसकी कलाकृतियों में हम बिज़ी हो गए। याद ही नहीं रहा कि ठंड लग रही है। तो ये हम जितने रेज़िलिएंट हैं, हमें पता ही नहीं है। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है उषा जी कि नेचर को भी हम बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। भगवान ने इतना कुछ बनाया है। बताइए, वो नदी जो जब बहती है तो पानी देती है, जब ठंडी हो जाती है तो वो आपके लिए घर भी बना सकती है। That's true. तो हम अपने आसपास के नेचर को बस उजाड़ते रहते हैं, उसको कभी अप्रिशिएट नहीं करते। ये दोनों चीजें समझ में आई जब उस गेट के अंदर गए। सही, लेकिन वो बहुत अच्छा है। एक्सपीरियंस वंस इन अ लाइफ टाइम था। और जब मुझे काफी लोगों ने इसके बारे में पूछा है ऑलरेडी कि ये क्योंकि नहीं, कहाँ है, यहाँ कैसे जाते हैं। बिल्कुल, ज़रूर, ज़रूर। तो अब मैं पूछना चाहूँगी, आप केवल अंग्रेजी में लिखते हैं, हिंदी में भी या संस्कृत में भी कुछ लिखा है? संस्कृत में लिखा तो कभी नहीं है, संस्कृत पढ़ सकती हूँ लेकिन लिखने वाला अभी तक कैलिबर आया नहीं है। हिंदी में लिखती हूँ, हिंदी में भी लिखती इंग्लिश हैं, के तो आप अलावा हिंदी में भी कविताएँ लिखती हूँ। लिखती हैं या कहानियाँ वगैरह या कुछ और भी लिखती हैं फिर? हिंदी में ज़्यादातर कहानियाँ लिखी हैं मैंने। ओके, ओके। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसका मतलब आप दोनों हिंदी, इंग्लिश दोनों में अपनी भावनाओं को प्रकट करती हैं अच्छे से। जी, बिल्कुल। हिंदी तो कविताएँ मातृभाषा भी है, लिखी हैं? उससे तो विशेष प्रेम है। कविताएँ भी लिखी हिंदी में? हिंदी में कविताएँ कम लिखी हैं, हुँ। कहानियाँ ज़्यादा लिखी। कहानियाँ ज़्यादा लिखी हैं। चलिए। और इसके अलावा आपकी क्या हॉबीज़ हैं आपके खाली समय में और क्या करना पसंद करती हैं? हॉबीज़ तो उषा जी बहुत सारी हैं। जितना समय मिलता है कोशिश करती हूँ नई जगहें देखूँ। हुँ, हुँ। जैसे मैंने कहा, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। हुँ, मुझे गाने का बहुत शौक है। हुँ, हुँ। मुझे मैं पेंटिंग करती हूँ। मैंने काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनाई हैं और जो ज़्यादातर अपने ही घर में लगी हैं। कभी-कभी किसी और के लिए भी बनाती हूँ, अगर उनको अच्छा लगे तो। हुँ, हुँ। सेल नहीं करती, रुचि से बनाती हूँ। हुँ। बहुत कुछ करती रहती हूँ। कुछ जैसे खाली बैठना उसकी आदत नहीं है, और प्लस जॉब तो बिज़ी रखती ही थी हमेशा से, तो उसके हुँ। बाद तो समय कम ही मिल पाता है। लेकिन जितना भी समय मिलता है और अब मिल रहा है, अम, खाली बैठना पसंद नहीं है। कुछ ना ये कुछ तो करती बहुत, ही रहती हूँ। और ये कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना तो और भी अच्छी बात है ना। हाँ, और लिखना तो पसंद है ही, तो लिखती रहती हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो एक और मैंने जो रचना आपकी पढ़ी, बियॉन्ड फॉरगेटफुल, तो वो इमीडिएटली मैंने रिलेट किया, हम सबके साथ होता है। जी, ये एक जी, जी। कॉमन सी बात है। मतलब हम ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे
चश्मा सर पे लगा है, पूरे घर में ढूँढ रहे हैं कि कहाँ रखा है और नहीं मिल रहा क्योंकि नहीं, आँखें तो और सामने की तरफ देखती हैं। मतलब हम सोच समझ के रखते हैं कई बार तो चीज़ों को कि नहीं ये कभी भी चाहिएगी तो यहाँ मिलेगी। लेकिन जिस दिन चाहिए होती है वो ध्यान नहीं आएगा या वो मिलेगी नहीं। जी, ढूँढते भी जी, रह जी, जाएँगे। जी। तो ये जी, सुनाइए मेरे जी, को जी। लगता है दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। जी, जी। और इसको लिखने के पीछे का भाव ये था उषा जी कि भूल जाना गलती नहीं है। फॉरगेटफुलनेस इज़ नॉट अ फ्लॉ, समटाइम्स इट कैन बी स्ट्रेंथ। कभी-कभी भूल जाना अच्छा होता है, हुँ, वो भी एक स्ट्रेंथ है। तो ये सुनाती हुँ। हूँ आपको, ये अच्छी है, थोड़ी फन भी है। इसका शीर्षक है बियॉन्ड फॉरगेटफुलनेस। हुँ, Leaving the shoes beneath the narrow chest, then हुँ, searching from them where the others rest, placing the keys safely in your coat, हुँ, then looking for them everywhere you go, wearing your glasses on your head, yet हुँ, searching the bag and the space instead, हुँ, looking around in quiet distress. That's हुँ, simple, harmful forgetfulness. हुँ, But when you forget a date each year, or miss a moment you once held dear, or walk away without goodbye, that's not forgetfulness. You can't हुँ, deny. It's a sign your heart has turned away from things too heavy for it to say. So the mind pretends with gentle neglect and hides behind words it can protect. Your thoughts carry weight you never address. So you bury them deep in forgetfulness, calling it habit, chance, or stress, while your soul quietly asks for less. हुँ, हुँ, Now is the time to set things free, to keep what brings you clarity, to leave behind what brings distress, and stop hiding behind forgetfulness. For sometimes forgetting is not a flaw, but the heart rewriting its silent law, letting go of what it cannot possess and finding peace beyond forgetfulness. या उसको एंडिंग आपने बहुत सुंदर ढंग से किया। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है विशा जी, देखिए ये तो बहुत इनोसेंट है कि यू पुट योर ग्लासेस ऑन योर हेड एंड फॉरगेट। लेकिन कभी-कभी यू मस्ट फॉरगेट। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जीवन में जिन्हें भूल जाना अच्छा होता है। बिल्कुल, बिकॉज यू कैनॉट कैरी दैट मंकी ऑन योर शोल्डर्स फॉरएवर। उसको उतार दें और भूल जाएं। सही है, नहीं तो आप अपनी लाइफ बर्बाद करोगे। करेक्ट, आप उसी में उलझे रहेंगे, आप अपने आप को परेशान करते रहेंगे। you'll be in stress, you'll be in doubt, you'll be in hurt। उससे क्या फायदा है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा है। हर एक आपने रचना में एक पॉज़िटिव टच की है और कोई एक अच्छा मैसेज देने की भी आपने कोशिश की और नॉर्मली ये करना भी चाहिए क्योंकि हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे मन की बात तो पहुँचे, लेकिन इससे किसी की और नेगेटिव फीलिंग ना आए या किसी को और दुखी ना कर दे, तो हमको उसको पॉज़िटिव टच अवश्य देना चाहिए या कोई प्रॉब्लम को भी सॉल्यूशन देना चाहिए। वो आपने भी कोशिश की। करेक्ट। और आपने बिल्कुल सही विश्लेषण किया है इसका। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो हम तो भूल जाते हैं, लेकिन सामने वाले पे उसका क्या असर होता है यही तो। कि कभी-कभी आप फॉरगेटफुलनेस के पीछे छुपना भी बंद कर दीजिए सही है। और या तो भूल ही जाएँ या फिर याद रखें कि सामने वाले को भी तकलीफ ना हो। नहीं, ये कभी-कभी बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है। जी, उसमें आप अपने आप को एम्बैरेस फील करते हैं, जैसे फैमिली में आप जी, बार-बार भूल रहे हैं और आफ्टर करेक्ट। सर्टेन एज ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो फिर आप किसी पे टोकते रहेंगे घर वाले या बाहर में भी आपको ऐसा कुछ कारण बन जाएँगे कि आप भूल गए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ या कुछ ऐसा आपने कर दिया। जैसे
जोक्स में नहीं आता है कि हम जा रहे हैं किसी और फंक्शन में और विश किसी और बात के लिए कर रहे हैं, मतलब ऐसे बताइए। जोक्स होते हैं। हाउ एम्बैरेसिंग इज दैट? नेस का ही नमूना है ये। ऐसी कई चीजें घर में होती जो आपने मेंशन की, लेकिन क्या होता है कि तुमको बार बार घर वाले भी बताते रहे और आप भी सोचते रहे कि मेरे में बहुत बड़ी कमी है, तो ये आपके दुख का कारण बन जाएगी और ये बिल्कुल, आपको बीमारी भी घेर लेगी। बिल्कुल। तो कभी-कभी दुःख का कारण बनने से पहले, या अगर बहुत ज़्यादा दुःख का कारण भी बन गया है, तो भूल जाना ही अच्छा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक और रचना आपसे मैं आपसे पढ़वाना चाहूँगी। आई मेट माय यंगर सेल्फ टुडे। बिकॉज़ वो ये बहुत ज़रूरी एक्चुअली है। वो अपने यंगर सेल्फ को याद करते रहे, उससे मिलते रहे। ये रचना है उषा जी, जिसकी वजह से ये किताब जो है वो बन पाई है। अगर वो डायरी उस दिन नहीं मिली होती, तो शायद इतनी रचनाएं मैं कंपाइल नहीं कर पाती। ये तो बस कुछ सफाई करते समय कुछ मिल गया, कुछ हाथ लग गया और रचनाएं दिख गईं। ये उसमें नहीं थी, ये उस दिन लिखी थी। अच्छा, तो अच्छा। ये सुनाती हूँ आपको। तो डायरी ने आपको यंगर सेल्फ से मिलवाया ना? तो जी जी, उसने आपको बिल्कुल। लिखने की। उस दिन तो मैंने बहुत सारे पल जी लिए, क्योंकि हुँ, बहुत कुछ लिखा था उसमें, बहुत सारे मोमेंट्स थे। हुँ, ये उस दिन लिखा और ये सुनाती हूँ आपको। हुँ, आई मेट माई यंगर सेल्फ टुडे when I found it where I'd left it years ago, हुँ, hidden where only I would know. हुँ, Its cover worn, its corners thin, holding the girl I once had been. My name was written on the first page, हुँ, certain, untouched by doubt or age. हुँ, Each line carried a younger voice, unaware of loss or harder choice. She wrote of dreams without restraint, of hopes she thought would never faint, of fears that now feel faint and dim, yet made me into who I am. हुँ, I smiled at things that once felt true, at all the things she thought she knew. She did not know what lay ahead, or how her fears would slowly shed. हुँ, I wished that I could tell her then. हुँ, She would get lost and find again. That strength would come in quiet ways, through unseen nights and ordinary days. I closed the diary, but held her near. हुँ, That hopeful voice, so bright and clear, was somewhere deep beyond time's sea. She still believes in who I'll be. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। तो एक और पोएम जो मैं चाहती हूँ आप दर्शकों से साझा करें, द स्मेल ऑफ रेन। बारिश और की अब तो बूंदें किसको अच्छी नहीं बारिश आ लगती। ही गई है, बैंगलोर में तो काफ़ी कुछ दिनों से आ रही है, बार, तो हमको बचपन बारिश की बारिश को फिर से याद दिला देगी शायद कहीं न कहीं। बारिश तो मेरा प्रिय सीजन हमेशा से रहा है। मुझे बारिश में भीगना बहुत पसंद था इसलिए हुँ, बोल रही हूँ, क्योंकि जब से बैंगलोर आई हूँ तब से ये शौक नहीं रहा है। हर बार जब बारिश में भीगती हूँ तो बीमार हो जाती हूँ। और बच्चों के सामने नहीं कर पाते हैं ना, भी बच्चे भी देखेंगे। जी, नहीं, यहाँ पे एक्चुअली उषा जी, बारिश के बाद ठंडा हो जाता है। बिल्कुल। अ, उत्तरी भारत में बारिश जब होती है तो गर्म ही रहता है, ठंडा नहीं बिल्कुल। होता, तो इसलिए हम बीमार नहीं होते थे तब। लेकिन यहाँ जब भी भीगती हूँ तो बीमार हो जाती हूँ। लेकिन वो जो बारिश की बूंदें हैं और जब वो धरती पे पड़ती हैं और जो एक सौंधी सौंधी सी महक आती है, यस। वो तो अभी भी मतलब उसका मुकाबला कोई अनपैरेलल्ड है। कोई हाँ, परफ्यूम वो भी नहीं कर अनपैरेलल्ड है। सकता।
सही है। जी, तो सुनाइए। इसका शीर्षक है द स्मेल ऑफ रेन। Anticipation always arrives before the fall. Dark clouds gather, casting their quiet call. The air grows heavy, holding memory and refrain. That's when you smell the rain. Blades of glass glisten, touched and renewed. Petals cradle droplets, fragile and subdued. Tender leaves bow beneath nature's gentle strain. That's when you smell the rain. A sudden stillness, then a trembling release. A flash, a whisper, a word finding peace. Bodies surrender, free from heat and pain. That's when you smell the rain. Soft breeze enters through an open frame, carrying something familiar, yet never the same. Hands reach out, and the hearts beat free again. That's when you smell the rain. ब्यूटीफुल। In that moment, time itself seems to slow. As earth breathes deep and hidden feelings show, a quiet reminder that loss and joy sustain. That's when you smell the rain. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अभी तो बहुत ही मतलब हमको रोज ही हम बारिश देखते हैं और उसको महसूस कर सकते हैं। बहुत सुंदर। इसमें तो मैंने चल एक और चीज, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे उषा जी, जो जब जब हम अनुभूति करते हैं रेन की, जो वो स्मेल आती है, वो जो भीनी भीनी सी खुशबू, मिट्टी की महक, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। कहीं बादलों में से पानी निकल रहा है, फिर वो धरती पे गिर रहा है, फिर वो पत्तों पे गिर रहा है, पत्ते उससे झुक रहे हैं। हम तक वो महक पहुंचने के लिए, वो एहसास पहुंचने के लिए प्रकृति ने बड़ी मेहनत करी है। बिल्कुल। तो वो मैंने ह्यूमन नेचर के थ्रू लिखने की कोशिश करी है। बिल्कुल, पर्सोनिफाई करने की। जी, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। मुझे नहीं लगता शायद कोई भी ऐसा हो जिसे बारिश की महक पसंद ना हो, बट टू गेट द स्मेल ऑफ रेन इज नॉट इजी। बहुत सही है। मेहनत लगती है उसके लिए। तो अच्छी चीज के पीछे मेहनत होती है। ये बात सही है। बिना मेहनत के कुछ अच्छा नहीं हो सकता, बुरा तो हो सकता है। नहीं, सही है। तो देखिए, बातें करते-करते ऑलमोस्ट 1 घंटा हो रहा है, 58 मिनट्स हो चुके हैं। तो चलते-चलते एक और आपकी पसंदीदा कोई रचना हो जाए। जी, बिल्कुल। ये अगर हमारे साथ कुछ माएँ जुड़ी हैं या इसको देखेंगी या मेरी किताब पढ़ेंगी, तो ये सभी माँओं के लिए है। अभी और और हमारे मुझे साथ रंजना श्रीवास्तव, रंजना कुमारी सेठ और सत्येंद्र जी जुड़े हैं। सक्सेना सत्येंद्र। जी, जी। जब भी कोई इसको पढ़ेगा तो मैं ये पढ़ के आपको सुनाती हूँ। इसका शीर्षक है You Made Me Too. ओके। 10 little fingers and 10 little toes, enough to quiet all my worries and woes. A little twinkle in those deep black eyes, holding more light than the widest skies. That gentle smile and soft, sweet crackle, as if you whispered, I'm made to sparkle. When you wrapped your hand around my finger so tight, my world grew still, filled with quiet light. I made you, really? Is that true? Or you made me, and I just made it through. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमें शॉर्ट ऐसा एंड लगता है हमें ऐसा लगता है उषा जी कि हमने एक जीव को बनाया। मुझे तो ऐसा लगता है वो जीव ने हमें बनाया।
कई वो जो भाव थे वो उस के पहले कभी थे ही नहीं। बिल्कुल, सही है, सही है। तो हम फिर से बन गए। बिल्कुल सही है। तो आज की हमारी चर्चा बहुत ही सार्थक रही और ख़ास तौर से आपकी रचनाएँ सुनने का मौका मिला और बहुत ही भावप्रवण, सारगर्भित आपकी रचनाएँ एक से बढ़कर एक। तो उसके लिए हमारी बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ कि आपके पाठक ज़्यादा से ज़्यादा इसे पढ़ें और उससे रिलेट करें, उससे कुछ सीखें, समझें और उसके भाव को पहचानें। बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ और आशा करती आपने हूँ कि जल्दी ही मिलेंगे और हो सकता है जल्दी आपकी अगली पुस्तक पर चर्चा हो। तो कोई नई पुस्तक तब तक किसी भी विधा पर आप लिखें, चाहे कहानी लिखें, आलेख लिखें, कविता लिखें। तो बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ और बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे सभी दर्शकों का धन्यवाद जो झुके साथ में हमें जुड़े और उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रतिक्रियाएँ दी और भी जो जुड़ने वाले हैं, बाद में भी देखने वाले हैं, उनको भी हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। तो इस तरह की मैं किसी न किसी क्षेत्र में किसी भी व्यक्तित्व को लेकर के अपना मैं ये जो कार्यक्रम करती हूँ, तो आप में से और कोई भी जुड़ना चाहे या किसी और को जोड़ना चाहे, तो उनका स्वागत है और बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए अपने मंच पे बहुत-बहुत धन्यवाद उषा जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा रहा, बहुत हमारा कार्यक्रम और मुझे भी पता नहीं चला बात करते कितना समय हो गया। इतना मैं डूब गई आपकी बातों में, रचनाओं में। आपका बहुत-बहुत आभार। बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं जल्दी फिर कभी इसी तरह के पटल पे। जी, जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो शुभ रात्रि सभी को।